नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के जो दो प्रमुख प्रसिद्ध नेताओं के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके बाद हम बात करेंगे केजरीवाल जी की। आज मोदी जी का एक भाषण पेपर में छपा है, जो कल उन्होंने मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था। तो भाई पाकिस्तान के बारे में बोला, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा, जो कभी आतंकवाद के सप्लायर थे आज वो आटे के लिए तरस रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, एक छोटे से सेंटेंस में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि पाकिस्तान जो कभी आतंकवाद का बहुत बड़ा सप्लायर था, आज वो अपने देश में आटे की सप्लाई नहीं कर पा रहा। उसकी देश की जनता है भूखमरी की कगार पे है। वहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनको एक एक रोटी के लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत कुछ उनको करना पड़ रहा है। और ये सब कैसे हो पाया? जो पाकिस्तान कभी बार बार हमें आंखें दिखाता था, आज वो हमसे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रहा है। ये सब संभव हो पाया हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी की सख्त नीतियों और दूरदर्शी एक जो उनकी सोच है उसके कारण। अभी जब से हमारे जो पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बंद हुए हैं, तब से पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो अपने देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी देने में बहुत असमर्थ है। और मोदी जी ने कि जो विदेशों में अपना एक ऐसा समर्थन हासिल किया है दूसरे देशों से, खासकर अमेरिका से, कि जिससे कि पाकिस्तान को एक जो बहुत बड़ी एक मोटी आर्थिक मदद अमेरिका से मिलती थी, वो अब उनको नहीं मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि वो अमेरिका से जो आर्थिक मदद उनको मिलती थी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा पैसा वो आतंकवाद में लगा देते थे। ये बात जब जग जाहिर हो चुकी है और बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो गया है, जिससे अब विदेश में जो पूरे देश में या संसार में उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि कोई भी देश वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उनकी मदद नहीं करना चाहता। कोई भी इंडस्ट्रीज या कंपनी या फैक्ट्री वहाँ नहीं लगाना चाहता। कोई भी बिजनेसमैन वहाँ बिल्कुल भी अपना उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता। इसका मूल कारण क्या है कि जो पाकिस्तान में जो एक सरकार का सिस्टम है ना, आज तक का इतिहास उठा के आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आज तक पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो एक आईएसआई है, जिनका संगठन है, वो उस सरकार को कभी चलने नहीं देता। और ख़ासकर जो उनके वहाँ मुल्ला मौलवी है, वो भी एक धार्मिक रंग दे करके सरकार को बहुत जल्दी अस्थिर कर देते हैं और सरकार वहाँ गिर जाती है, जिससे कि उनकी कभी भी कोई आज तक एक मजबूत और एक जो लंबे समय के लिए आज तक वो कोई विदेश नीति नहीं बना पाए, जिस कारण पाकिस्तान का आज बहुत बुरा हाल है और वहाँ की जनता महंगाई से और गरीबी से बहुत बुरी तरह पिस रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो मोदी साहब ने जो एक अपनी रणनीति के तहत जो पाकिस्तान को बिना गोली चलाए उसको बिल्कुल धूल में मिला दिया है, एक बहुत बड़ा एक हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दुश्मन को बिना लड़ाई मारना बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश में। हालांकि अगर लड़ाई छिड़ती तो हमारे भी काफ़ी शहीद या हमारा भी काफ़ी नुकसान होता उसमें। तो लेकिन अब मोदी जी ने जो एक रणनीति अपनाई कि इसको वही भूखा मार दो, इसको चारों तरफ से ऐसा घेरो कि ये कहीं कुछ इसको कहीं से कोई मदद ही ना मिले। और आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में अभी अमेरिका में इमरान खान की सरकार चली गई, दूसरी सरकार अब आई है शहबाज शरीफ की। तो ये सब वहाँ चलता रहता है। कोई भी सरकार वहाँ अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, जिससे कि वो अपना विदेश नीति को मजबूत नहीं कर पाते और आसपास के देशों से उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रह सकते। हालांकि अभी तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी काफ़ी एक 36 का आंकड़ा बना हुआ है, वहाँ से भी उनको काफ़ी टेंशन होने वाली है। और हमारे इधर जो बलूचिस्तान से भी काफ़ी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ से भी काफ़ी एक आज़ादी की आवाज़ उठ रही है। और पीओके पे तो उनको टेंशन हो ही रखी है। उनको तो ये लगता है सपने में भी अब पता नहीं मोदी जी कब पीओके पे हमला कर दे या कब पीओके उनके हाथ से निकल जाए। और तो खैर होना है, जब से धारा 370 हटी है, जब से पीओके तो भारत का एक अब उसमें मिलने में उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो कभी भी उसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हमारे नेता और वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से देखिए कि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत हमारे देश को मजबूत बनाया और पड़ोसी को जो बिल्कुल हमारे अपने घुटनों पर ला दिया उनको, और वो बिल्कुल खड़े होने लायक भी नहीं है। अब हम बात कर रहे थे दूसरे बार नेताजी की, जो उनको आजकल तिहाड़िया सीएम भी बोलते हैं, तिहाड़ी सीएम भी बोल देते हैं उनको, अरविंद केजरीवाल जी। अब अरविंद केजरीवाल जी का तो आप देख रहे होंगे
अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में डेली उनका कुछ ना कुछ ऐसा मुकदमा होता है जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। अब आप बताइए कि एक आम जनता को, एक आम नागरिक को एक कानून लेने में, कानून से न्याय मिलने में कितनी दिक्कत होती है, कितना उसका समय और पैसा खराब होता है। लेकिन हमारे जो नेताजी हैं, केजरीवाल जी, उनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पैसा लगता नहीं है उसमें। पैसा सरकार का लगता है, पब्लिक का लगता है, जनता का लगता है। क्योंकि जो हम टैक्स का जो पैसा देते हैं, जो हम टैक्स देती है जनता, उसी पैसे से वो केस लड़ते हैं। उनका पैसा तो लगता नहीं। वरना जो मनोज सिंघवी जी हैं, इतने महंगे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, मुझे लगता है कि उनकी पर हायरिंग कम से कम 20 लाख रुपए होगी। 20 लाख रुपए से कम उनकी पर हायरिंग का खर्चा शायद मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और हर नए केस का भी कम से कम वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो ऐट ही लेते होंगे, देना पड़ेगा, कि उनके स्टैंडर्ड, उनकी फीस है। तो जो सरकार, जो हमारी जो दिल्ली सरकार है या आम आदमी पार्टी है, जो डेली एक नया मुकदमा लेके कोर्ट में खड़ी हो जाती है, इससे होना जाना तो कुछ है नहीं। आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि कहीं भी उनको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से उनको किसी तरह की खास कोई छूट मिल नहीं रही है। लेकिन वो एक सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ वो एक छोटी मोटी एप्लीकेशन लेके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। यानी कि महीने में 20 दिन कम से कम वो कोई से न कोई से कोर्ट में खड़े होते हैं। अब 2-3 महीने से तो इनका ये ड्रामा बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप भी इसको खूब भली भांति देख रहे होंगे कि कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी राउज एवेन्यू कोर्ट। इन तीनों में इनके वकील हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। और जनता का, दिल्ली की सरकार का, दिल्ली की पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है, जो एक मेहनत का पैसा है, उसको वो उड़ा रहे हैं। अब वो उड़ा रहे हैं तो वही क्या कर सकते हैं, जनता तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जनता देख सब रही है, जनता सब देख रही है कि आबकारी नीति में, शराब की नीति में इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसकी वजह से जेल गए हैं। और अब आपको कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी डॉक्टर से मिलने के लिए, कभी वकीलों से मिलने के लिए, कभी घरवाली अपनी वाइफ से मिलने के लिए, कभी और किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ही एप्लीकेशन लेके कोर्ट में खड़े रहते हैं। अभी तो इन्होंने 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई मुझे हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाए, मिलने का मुझे परमिशन दी जाए। हालांकि जेल मैनुअल होता है, जेल का कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सब कुछ मिलेगा। अभी वहाँ भी जेल में भी डॉक्टर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको डॉक्टर से ही मिलने के लिए अलग से कोई वहाँ की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कल ही एक नई एप्लीकेशन लगाई है, नई आवेदन दिया है कि मुझे हफ्ते में 3 दिन नहीं, मुझे प्रतिदिन 15 मिनट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेरी मुलाकात करवाई जाए। मैं डॉक्टर से मिलना चाहूँगा। और साथ में उनकी पत्नी भी रहेगी। अब ये समझिए आप, वो डॉक्टर से विचार विमर्श करेंगे, राजनीतिक विचार विमर्श करेंगे, जो अपनी पत्नी को भी साथ में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल करना चाहते हैं। क्यों, उनको क्यों लगता है ऐसा, वो पत्नी को साथ क्यों बिठाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अभी दिल्ली में या पूरे देश में जो एक लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में भी वो चर्चा करना चाहते हैं। वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को सीएम की दावेदारी में आगे रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी जब से संजय सिंह बाहर आया है, जेल से बाहर आए हैं, तो तब से इनको एक इनके अंदर एक ऐसी भावना हो गई है, इनको डर सा लग रहा है कि शायद कभी संजय सिंह कभी सीएम ना बन जाए। इस तरह, इसलिए ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई रचना रचते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक के बीच में उनकी एक अटेंशन बनी रहे और जो बाकी नेता उनको, उन पर फोकस पब्लिक का थोड़ा सा कम जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट शायद इसकी परमिशन उनको नहीं देंगे, क्योंकि जेल में भी हमारे बड़े काबिल डॉक्टर होते हैं। उनको भी हर चीज़ का एक, पूरी जेल के कैदियों को देखते हैं। अगर कोई सिस्टम ज़्यादा इनको दिक्कत होगी तो उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि उनको कभी ऐसा अभी सिस्टम है नहीं कुछ कि जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। उनका खान पीन की वजह से ही वो अपनी तबीयत को, उनकी तबीयत ख़राब होती है, ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और वैसे ही मैं तो मानता हूँ ये तो बड़े आंदोलनकारी हैं, इनको तो आंदोलन करने का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो ये तो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, कम खा करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इनके अंदर ये काबिलियत है। अन्ना आंदोलन में हमने देखा था, इन्होंने भूख हड़ताल करके भी काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो उनकी शायद वो आदत छूट गई होगी, शायद अब आंदोलन करने की जो उनकी आदत थी शायद वो अब छूट गई होगी। क्योंकि अब भाई मोटा खाने की जिसको आदत पड़ जाए वो अनशन नहीं कर सकता। जिसको मोटा खाने की आदत पड़ जाए वो अनशन नहीं कर सकता अब। लेकिन इस तरह से आपने देखा कि एक जनता में जो एक हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो एक छवि थी, वो दिन पर दिन धूमिल होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। जनता भी उनकी नोटंकी से परेशान हो गई है। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने एक तरह से शॉपिंग मॉल बना दिया है।
डेली जाओ शॉपिंग करके घर आ जाओ। हालांकि वहाँ गरीब आदमी तो पहुँच नहीं पाता, लेकिन ये अमीर आदमी पैसे वाले शॉपिंग मॉल की तरफ अपने जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करके एप्लीकेशन लगा के और आ जाते हैं। आम जनता की पहुँच से आपको पता है कि हमारे जो भी कानून बहुत दूर है, कानून व्यवस्था काफ़ी दूर है, क्योंकि काफ़ी महंगी है और काफ़ी उसमें पैसा लगता है। इसलिए गरीब आदमी, आम आदमी जल्दी से इतनी चीज़ें आगे वो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हमारे यहाँ केजरीवाल जी जनता का पैसा, गरीब जो हमारे टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, अपनी जो एक पद प्रतिष्ठा का भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि वैसे तो उनको जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा ना दे करके वो पूरे के हमारे जो एक दिल्ली में एक संवैधानिक संकट है उसको पैदा किए हुए हैं। ये संवैधानिक संकट पता नहीं किस तरह से कब कैसे इसकी स्थिरता आएगी, इसमें अभी देखना होगा कि हमारे एलजी साहब या जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अब इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे जो मोदी जी हैं और केजरीवाल जी हैं, कई बार जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो तुलना केजरीवाल जी की तुलना मोदी से कर देते हैं, मोदी साहब से भी उनको बड़ा बता देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक जनता में जो एक मोदी जी की छवि किस तरह की है और केजरीवाल जी की छवि किस तरह की है। आप खुद एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि केजरीवाल जी की छवि जो पहले थी वो शायद अब नहीं रही है, और हमारे मोदी जी की छवि दिन पर दिन अब हमारी जो है बहुत ही जो देश को मजबूती की स्थिति में वो लाए हैं, स्थिरता के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेशों में भी जो हमारा एक मान सम्मान बढ़ रहा है भारतीयों का, वो बड़े गर्व की बात है। तो इस तरह से तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हमारे देश में इस टाइम उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है किसी पार्टी के पास। हालांकि ये काफ़ी इंडी गठबंधनों ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मोदी जी की छवि केजरीवाल जी की छवि से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे है। वो देश में पब्लिक में घर घर के नेता बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।